प्रीवियस क्लास में हम बताए थे आपको वेक्टर का इंट्रोडक्शन बताए थे। उसमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताए थे कि फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप के होते हैं, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर, है ना। वेक्टर के बारे में इंट्रोडक्शन हम दे चुके थे कि वेक्टर वैसा क्वांटिटी है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताने की ज़रूरत होता है। और हम लोग देख लिए थे कि अगर एक वेक्टर है, इसमें 2 चीज़ है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर इसको पैरेलल शिफ्ट कर दोगे तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं। हाँ, अगर एक वेक्टर को रोटेट कर दिया जाए ऐसे तो वेक्टर चेंज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज हुआ लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो गया है। ठीक है, एक वेक्टर को ट्रांसलेट किया जाए आगे की ओर तब पर भी वेक्टर चेंज नहीं करेगा। और एक पॉइंट और तुम्हें बताए थे, क्या बताए थे कि अगर कोई एक वेक्टर है और मान लो ये एक्सिस है और इसको हम रोटेट कर देते हैं, किसको? एक्सिस को। एक्सिस को मान लो रोटेट कर दिए, इधर एक्स डैश हो गया, इधर वाई डैश हो गया। अगर ऐसा कर देते हैं तो वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्यों? वेक्टर में क्यों नहीं चेंजिंग होगा ये बताओ। क्योंकि देखो इसका डायरेक्शन भी यही है। मान लो पहले ये ईस्ट था, अब एक्सिस को रोटेट करने से ये ईस्ट तो वेस्ट में नहीं चेंज होगा, नॉर्थ में तो नहीं चेंज होगा। मतलब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर तो चेंज नहीं हुआ और इसका लेंथ भी तो नहीं चेंज हुआ क्योंकि मैंने तो एक्सिस को रोटेट किया था। तो आपको एक बात और समझाए थे कि अगर एक्सिस को रोटेट कर दिया जाए तो वेक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर ना? वेक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और लास्ट में एक पॉइंट बताए थे कि एक पॉइंट पर एक वेक्टर का सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकता है, दूसरा हो ही नहीं सकता है ना। क्यों? क्योंकि अगर इसका कहोगे कि सर दूसरा डायरेक्शन हम देंगे, मान लो ऐसे, तो फिर ये इसका डायरेक्शन चेंज हो गया ना, ये तो ए वेक्टर रहेगा ही नहीं क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेक्टर चेंज कर जाता है। तो लास्ट में हम इतना पॉइंट डिस्कस किए थे। अब इसके बाद आगे आज बताते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो आज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको समझाएंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो लिखते चलो, लिख लो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर को ऐड करने के लिए खास रूल बनाया गया है जिसका नाम ट्रायंगल लॉ दिया गया है ना। अब समझते हैं कि ट्रायंगल लॉ से हम लोग कैसे वेक्टर को ऐड करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल से ही समझो, इसमें एग्जाम्पल से समझ में बढ़िया से आता है ना। जैसे मान लो वेक्टर ए है और इसमें हम वेक्टर बी को ऐड करना चाहते हैं। किसको ऐड करना चाहते हैं? वेक्टर बी को। तो बी का ये टेल कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? हेड। ए का ये टेल है और ये क्या है? हेड। तो अगर बी वेक्टर को ए वेक्टर में ऐड करना है तो सबसे पहले आपको ए वेक्टर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ड्रॉ कर दिया। अब बी वेक्टर का टेल को ए वेक्टर के हेड पर रखना है और बी वेक्टर को अपने पैरेलल शिफ्ट कर देना है ना। तो बी वेक्टर को अपने पैरेलल शिफ्ट कर दिए। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब इनिशियल का टेल यानी वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी के हेड ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा ये दोनों का रिजल्टेंट होगा और ये वेक्टर सम के बराबर होगा। और किसके बराबर होगा? वेक्टर सम के बराबर होंगे। क्लियर है? चलो फिर से समझ लो। अगर ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करना है, सबसे पहले ए वेक्टर को ड्रॉ करो
बी वेक्टर का टेल ए वेक्टर के हेड पर रखो और बी वेक्टर को अपने पैरेलल शिफ्ट करा दो। पैरेलल ही क्यों? क्योंकि पैरेलल शिफ्ट करने से आपको समझा चुके हैं कि वेक्टर चेंज नहीं करता है। तो पैरेलल शिफ्ट कर दिए। अब इनिशियल का टेल फाइनल का हेड जो ज्वाइन करेगा ना, वही रिजल्टेंट होगा ये दोनों को, और वह रिजल्टेंट को आर के द्वारा डिनोट करते हैं और इसको लिखते हैं ए प्लस बी। क्लियर है यहाँ तक? आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। मान लो हमें बी वेक्टर में ए वेक्टर को ऐड करना होता। जैसे मान लो यहाँ पर बी वेक्टर है और इसमें वेक्टर ए को ऐड करना है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको बी वेक्टर को ड्रॉ करना है, बी वेक्टर को ड्रॉ करना है और ए वेक्टर का टेल बी वेक्टर के हेड पर रखना है और इसको पैरेलल शिफ्ट कर देना है। याद रखना कैसे शिफ्ट करना है? पैरेलल। क्यों पैरेलल शिफ्ट करते हैं? क्योंकि पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर चेंज नहीं होता है। अब इनिशियल का टेल फाइनल का हेड ज्वाइन कर लोगे ऐसे, तो ये दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा और रिजल्टेंट जो होगा दोनों के वेक्टर सम के इक्वल हो जाएंगे। आई बात समझ में? आ तो रहा होगा, ठीक है? चलिए रिजल्टेंट ऐसे भी समझना, टेल टू टेल और हेड टू हेड अगर कोई कॉन्साइड कर रहा है तो समझना वो रिजल्टेंट होगा। वो क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। तो हम समझते हैं आपको ट्रायंगल और समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। चलो आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, थोड़ा सा एक पढ़ लेते हैं, उसके बाद और भी हम लोग समझेंगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर भी समझ लेते हैं, फिर इसमें और समझते हैं ट्रायंगल लॉ को, है ना? एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर का मतलब होता है दोनों वेक्टर के डायरेक्शन के बीच का एंगल, है ना? पहले एक लाइन लिख लो। इट मीन्स एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे मान लो हमारे पास वेक्टर ए है और यहाँ पर बी वेक्टर है, बताओ ये दोनों के बीच में एंगल कौन होगा? क्या ये होगा दोनों के बीच का एंगल? नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि ए वेक्टर का डायरेक्शन तो ये है ना और बी वेक्टर का डायरेक्शन ये है। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल का मतलब क्या होता है? दोनों के डायरेक्शन के बीच का एंगल। तो ए को आगे बढ़ा दो, बी को बढ़ा दिए और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है यही हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये है एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। आ गई बात समझ में? और एंगल बिटवीन टू वेक्टर जो होता है, यहाँ थीटा लिख रहे हैं, ये लाइज करता है 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक। कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है? 0 डिग्री टू 180 डिग्री लाइज करता है। आ गई बात समझ में? तो याद रखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर मीन्स एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। क्लियर है? कुछ एग्जाम्पल से समझो इसको। देखो यहाँ पर हम दो वेक्टर दिखा दिए, ये फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर है और ये एंगल दे दिए 60 डिग्री। बताओ 1 एंड 2 वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा? 60 डिग्री होंगे क्या? बोलो। 60 डिग्री तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 वेक्टर का डायरेक्शन तो ये है ना और 2 वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच का एंगल तो ये वाला होगा ना। अब तुम जानते हो कि स्ट्रेट एंगल जो होता है 180 डिग्री का होता है और ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री।
आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको बताइए। यहाँ पर 1 वेक्टर है और इधर 2 वेक्टर है। ए एंगल दे दिए 60 डिग्री। बताओ 1 एंड 2 के बीच में कौन सा एंगल होगा? तो 1 का डायरेक्शन तो यही है और 2 का भी डायरेक्शन ये है, तो ये तो दोनों वेक्टर के डायरेक्शन के बीच का एंगल है ही, तो यही तो हो जाएगा एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। आ गई बात समझ में? क्लियर हुआ? एंगल बिटवीन 2 वेक्टर मीन्स एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, याद रखना है। और इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है? 0 डिग्री टू 180 डिग्री। क्लियर है? हाँ, अब थोड़ा हम लोग ट्रायंगल लॉ जो सीख रहे थे ना, उसी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक हो गया? लिखते चलो, नोट करते चलो। चलिए आगे देखते हैं। ट्रायंगल लॉ ही हम लोग सीख रहे हैं और ट्रायंगल लॉ हमें 2 वेक्टर को ऐड करने के लिए समझाता है। कैसे समझाता है? कहता है कि अगर ए में बी को ऐड करना है तो सबसे पहले ए को ड्रॉ करो, बी का टेल ए के हेड पर रख दो और पैरेलल शिफ्ट कर लो। कैसे शिफ्ट करो? पैरेलल शिफ्ट करो। क्यों? क्योंकि उससे वेक्टर चेंज नहीं होता है। और इनिशियल वेक्टर का टेल फाइनल वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दो, वही तो रिजल्टेंट हो जाएगा, वही तो रिजल्टेंट होगा। चलिए 2 एग्जाम्पल आपको समझाए थे, आगे समझो ट्रायंगल लॉ के लिए। जैसे मान लो यहां पर ए वेक्टर है, ए बी वेक्टर ऐड किया हुआ है, देख रहे हो ना? कैसे समझते ऐड किया हुआ है? क्योंकि बी वेक्टर का टेल ए वेक्टर के हेड पर है और बी वेक्टर में फिर से हम सी वेक्टर को भी ऐड कर दिए। कैसे समझ रहे हो कि सी वेक्टर ऐड हो गया बी में? क्योंकि सी का टेल बी के हेड पर है। ठीक है, अब इस डायग्राम में आप समझाओ हमें कि रिजल्टेंट कौन है। इनिशियल का टेल फाइनल का हेड मिलाने वाला जो वेक्टर होता है वही होता है रिजल्टेंट। दूसरा तरीका क्या समझाए थे? वह वेक्टर जो टेल से टेल और हेड से हेड कोइंसाइड करता है वही तो रिजल्टेंट होता है। तो यहाँ कोई रिजल्टेंट है या नहीं है? यहाँ तो रिजल्टेंट नहीं है। इनिशियल का टेल ये है, फाइनल का हेड यहाँ पर है। अब दोनों कोइंसाइड कर गया तो रिजल्टेंट तो यहीं पर हो जाएगा। डेट इज रिजल्टेंट कितना हो गया? 0। मतलब अगर ये तीनों वेक्टर को ऐड कर दिया जाए तो रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा? 0। अच्छा चलो इसी में और थोड़ा सा बताओ। ए वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर का मॉड और सी वेक्टर का भी मॉड कर दिए। अब ये बताओ किसी वेक्टर का मॉड क्या बताता है? उस वेक्टर का क्या बताता है? लेंथ ना। इसका मतलब इसका, इसका और इसका लेंथ हम क्या कर दिए? इक्वल। जब ये तीनों साइड इक्वल हो गया तो हमें बता दो ये किस तरह का ट्रायंगल बन गया। जिसका तीनों साइड इक्वल होता है उस तरह के ट्रायंगल का नाम क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब ये बताओ तो इसके बीच का एंगल कितना हुआ? 60, इसके बीच में 60 और इसके बीच में 60। क्लियर है ना? लेकिन अब तुमसे हम पूछते हैं कि बताओ जी ए और बी के बीच में एंगल कितना बन रहा है? ए और बी के बीच में कितना एंगल बन रहा है? तो ए का डायरेक्शन तो ये है और बी का डायरेक्शन ये है, ये एंगल 60 है। तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? 120 डिग्री होगा ना। सिमिलरली बी और सी के बीच में एंगल बताओ। तो बी का डायरेक्शन तो ये है ना, और सी का डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच का एंगल तो ये वाला हो गया। तो ये हो गया कितना? 120। कैसे? अरे यार इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो ये 60 60 60 तो होगा। ठीक है, चलो अब हमें बताओ कि सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? तो सी वेक्टर को ऐसे आगे बढ़ा दिए, ए वेक्टर हुआ
बताओ कितना एंगल हो गया, 120 डिग्री। क्लियर है ना? तो यहाँ तो एंगल अब समझ में आ रहा है आपको। एंगल बिटवीन टू वेक्टर मीन्स एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। चलिए यहाँ से एक पॉइंट और भी हम लोग निकालेंगे, नोट करके समझो। अभी समझो, जैसे मान लो वेक्टर ए है, इसमें वेक्टर बी को ऐड कर दिए। ये ऐड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? हाँ किया हुआ है। कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि बी का टेल ए के हेड पर है, इसीलिए बी को ए में ऐड किया हुआ है। चलो अब इसमें हम सी वेक्टर को भी ऐड कर देते हैं। चलो सी वेक्टर भी ऐड हो गया, है ना? और चलो इसमें डी वेक्टर भी ऐड कर देते हैं, और ऐसे डी वेक्टर ऐड हो गया। इसमें बताओ रिजल्टेंट कितना हुआ? कितना हो गया? इनिशियल का टेल, फाइनल का हेड, ये तो जीरो फिर से हो गया, है ना? तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू कितना हो गया? 0। अच्छा ये बात बताओ कि अगर ये चारों वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड सेम कर दें तो ये किस तरह का डायग्राम बन गया? ये बन गया स्क्वायर। हो गया ना? अच्छा स्क्वायर तो बन गया। ये एंगल कितना होगा? 90, ये भी 90, ए भी 90, ए भी 90। अब बताओ हमें कि ए और बी के बीच में एंगल कितना है? तो ए का डायरेक्शन ये, बी का डायरेक्शन ये, कितना हो गया? 90 हो गया ना? बी वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया, सी वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया, तो बी और सी के बीच में एंगल बताओ, यही तो हो गया 90। चलो सी और डी के बीच में बताओ, तो सी का डायरेक्शन ये हो गया, डी का डायरेक्शन ये हो गया, तो यही तो हो गया। डी और ए के बीच में बताओ, डी का डायरेक्शन ये, ए का डायरेक्शन ये, तो ये तो हो गया 90 डिग्री। कुछ बात समझ में ये दोनों फिगर से आ रहा है। यहाँ 3 वेक्टर था और तीनों का मैग्नीट्यूड सेम था, और एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहा है? 120। 120 मतलब 360/3 बोल सकते हैं, है ना? 120 आ जाएगा ना कट करके। तो रिजल्टेंट कितना हो रहा है? 0। हाँ अब यहाँ देखो, इसमें 4 वेक्टर है और चारों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90। 90 का मतलब कितना? 360/4। हाँ तो रिजल्टेंट कितना हुआ? 0। तब तो एक पॉइंट समझ में आ गया होगा कि अगर n वेक्टर्स हो, कितना वेक्टर हो? n वेक्टर, और सभी का मैग्नीट्यूड सेम हो, सभी का मैग्नीट्यूड सेम हो, और एक दूसरे के साथ 360/n एंगल बनाता हो, तो रिजल्टेंट क्या होगा? 0। बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, है ना? तो नोट करके इसको लिख लो आप। और कैसे यूज करना है हम समझाएंगे अभी। लिख लो, लिखो मेरे साथ लिखो। इफ देयर आर n vectors having equal magnitude, makes angle 360 डिग्री बाई n। अच्छा रेडियन में कितना लिख सकते हैं? 2π/n फ्रॉम प्रीसीडिंग वेक्टर। प्रीसीडिंग मतलब पहले वाले वेक्टर, प्रीसीडिंग वेक्टर, देन रिजल्टेंट ऑफ all the vectors will be 0, है ना? ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है ना? समझो कैसे। यहाँ तक हो गया ना?
चलिए अब मिटाते हैं, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको प्रॉब्लम भी समझाते हैं, डायरेक्टली देख करके बता दोगे, है ना। चलो मिटाते हैं इसको। अगर n वेक्टर्स हो, सभी का मैग्नीट्यूड सेम हो, एक दूसरे के साथ 360/n एंगल बनाता हो, तो रिजल्टेंट का वैल्यू कितना मिलेगा? 0। जैसे तुम्हें क्वेश्चन में कैसे पूछेगा वो सुनो। कह देगा कि एक पॉइंट पर 3 फोर्स लग रहा है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है और एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का एंगल बनाता है। बताओ इस पर नेट फोर्स कितना होगा? तो याद करो, 3 वेक्टर है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एक दूसरे के साथ 360/3 डैट इज 120 डिग्री एंगल बना रहा है, तो रिजल्टेंट कितना होगा? 0। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर नेट जो फोर्स लगा वह कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है? चलो आगे समझो। अगर मान लो कहता है कि 5 इक्वल फोर्सेज हैं, कितने फोर्सेज हैं? 5 इक्वल फोर्सेज हैं और एक पॉइंट पर लग रहा है। 5 इक्वल फोर्सेज एक पॉइंट पर लग रहे हैं। बताओ ये सभी के बीच में कितना कितना एंगल हो कि नेट फोर्स यहाँ पर 0 हो जाए, नेट फोर्स 0 हो जाए। तो 5 इक्वल फोर्स हुआ ना, इक्वल हो गया, एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं, कितना एंगल बनाएगा तो रिजल्टेंट 0 होगा? तो 360/n होता है ना, तो n यहाँ पर कितना है? 5। कैंसिल कराओ तो हाँ कितना हो गया? 72 डिग्री। मतलब सभी के बीच में अगर 72 डिग्री का एंगल बनाता है तो रिजल्टेंट वहाँ पर कितना हो जाएगा? 0। आ रही बात समझ में? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? चलिए आगे समझ सकते हो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, याद रखना है इस कॉन्सेप्ट को। जैसे मान लो 6 इक्वल फोर्सेज हैं, डायरेक्टली बताना आप, 6 इक्वल फोर्सेज हैं, किसी पॉइंट पर लग रहा है और नेट फोर्स 0 हो रहा है, नेट फोर्स 0 हो रहा है। बताओ एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाएगा? 360/6 दैट इज 60 डिग्री। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी हम लोग सीखे हैं ट्रायंगल लॉ के द्वारा कैसे वेक्टर को ऐड करते हैं, 2 वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है, और अगर n वेक्टर्स है इक्वल मैग्नीट्यूड का और एक दूसरे के साथ 360/n एंगल बनाता है तो रिजल्टेंट का वैल्यू 0 होगा। इसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं प्रॉब्लम में। आई बात समझ में? चलो ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ तो आपको समझ में आया होगा, है ना। आगे हम लोग इससे आगे काम लेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले एक मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं, है ना। और मैथमेटिक्स में 2 प्रॉपर्टीज आपको ट्रायंगल का हम बता रहे हैं, है ना। जैसे मान लो राइट एंगल ट्रायंगल तो पढ़े हो तुम लोग, साइन थीटा क्या लिखते हो? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? साइन थीटा इज कर लो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज कर लो b/h, टेन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। लेकिन ये सब जो फार्मूला है वो किसके लिए वैलिड है? ओनली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। मान लो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हुआ तो तब कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ ले ट्रायंगल का जो सारे ट्रायंगल के लिए वैलिड हो, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल आपको समझाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इसमें 2 प्रॉपर्टीज है, बड़े काम का है, आपको याद रखना है। पहला होता है साइन प्रॉपर्टीज, साइन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल।
इसको हम पहले भी बताए होंगे, एक क्वेश्चन हम यहाँ पर दे रहे हैं, उसके लिए आपको फिर से समझा रहे हैं। ए बी सी, ए के सामने का साइड ए होता है, बी के सामने का साइड बी होता है, सी के सामने का साइड सी होता है। साइन प्रॉपर्टीज ट्रायंगल कहता है कि अगर ये वाला साइड लिखना चाह रहे हो तो इसके सामने का एंगल का साइन लिखो, अगर ये साइड लिखना है तो इसके सामने का एंगल का साइन लिखो, अगर ये साइड लिखना है तो इसके सामने का एंगल का साइन लिखो, और ये तीनों इक्वल होगा। इसको कहते हैं साइन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसका यूज़ कब करते हैं? जब हमें एंगल और साइड से कुछ रिलेशन देखना होता है और ट्रायंगल किसी भी तरह का बना हुआ हो, उसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये राइट एंगल के लिए भी सही है और किसी भी तरह का ट्रायंगल होगा वह सब के लिए वैलिड है। क्लियर है ना? दूसरा होता है कोसाइन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। कोसाइन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है समझो। कहता है कि अगर इस एंगल का कॉस लिखना है, जैसे कॉस ए लिखना है ना, कॉस ए अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे? सुन लो, बढ़िया समझ लो, याद नहीं रहेगा आपको, डायरेक्टली ऐसे समझ करके याद रखो। जैसे कॉस ए लिखना है तो एडजेसेंट साइड को स्क्वायर करके ऐड करना है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। इस एंगल के सामने का साइड को स्क्वायर करके माइनस कर देना है, चलो माइनस कर दिए। फिर 2 लिखना है इनटू एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट कर देना है, तो एडजेसेंट साइड कौन है? बी और सी। चलिए इसी तरह से कॉस बी हमें बता दो क्या लिखेंगे, बोलो कॉस बी क्या होगा? एडजेसेंट साइड को स्क्वायर करके ऐड करना है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इस एंगल के सामने के साइड को स्क्वायर करके माइनस करना है, फिर 2 इंटू एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट कर देना है। आई बात समझ में? बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये दोनों। अब जैसे कॉस सी लिखना है तो कॉस सी अगर लिखोगे, बताओ क्या लिखे? एडजेसेंट साइड को स्क्वायर करके ऐड करो, इस एंगल के सामने के साइड को स्क्वायर करके माइनस करो, फिर 2 इंटू एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट कर लो। ठीक है? ये 2 ट्रायंगल का प्रॉपर्टी जो है वह सारे तरह के ट्रायंगल के लिए वैलिड है, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो या फिर ना हो। क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलो तो एक बात अब समझाते हैं आपको। तुम पढ़े हो, अभी भी रिवाइज कराए थे कि अगर किसी वेक्टर को रोटेट कर दिया जाए तो वेक्टर क्या हो जाता है? चेंज कर जाता है ना? चेंज कर जाता है। क्यों चेंज करता है? जैसे मान लो ये वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, इसको ऐसे रोटेट करा दिए, ये वेक्टर चेंज कर गया। क्या चेंज कर गया इसमें? मैग्नीट्यूड चेंज कर गया क्या? नहीं। क्या चेंज किया है? डायरेक्शन। और डायरेक्शन में चेंज होने के कारण वेक्टर चेंज कर गया है। लेकिन वेक्टर तो चेंज कर गया। अब जब वेक्टर चेंज कर गया है तो चेंज इन वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी तो कुछ होता होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, है ना? तो इसको एक प्रॉब्लम से ही हम लोग कर लेते हैं, समझो बढ़िया से। ए वेक्टर ए रोटेट थ्रू एंगल थीटा, then find the magnitude of change in vector, change in vector। ठीक है? समझो, यहां पर समझाते हैं आपको। मान लो वेक्टर ये है अपना पास, है ना? अब इसको हम
थीटा एंगल से ऐसे रोटेट करा दिए, थीटा एंगल से रोटेट कर दिए। तो बताओ क्या ये वेक्टर ए ही रहेगा क्या? नहीं ना। क्यों? क्यों नहीं ये रहेगा? अरे वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो गया यार, तो कैसे ये रहेगा, है ना। तो पहले ए था, अब मान लो ए में चेंज हो गया, कितना से चेंज हो गया? डेल्टा ए से। लेकिन एक बात बताओ, क्या इसका लेंथ बदला है क्या रोटेट करने से? नहीं ना। इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, तो मैग्नीट्यूड इसका भी ये रहेगा और इसका भी कितना रहेगा बताओ? ए ही रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं किया है। लेकिन यार ये चेंज इन वेक्टर जो आ गया ना, उसका कहीं ना कहीं तो डायरेक्शन होगा। अब डायरेक्शन बताओ तो उसका चेंज इन वेक्टर का कैसे निकालोगे? समझो, ट्रायंगल अभी समझाए थे, उसी के हेल्प से समझते हैं। देखो अभी समझाए थे आपको, ए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी ऐड किया हुआ है। बताओ रिजल्टेंट कौन होता है? इनिशियल का टेल, फाइनल का हेड। कितना लिखते हो? ए प्लस बी लिखते हैं ना, आर इजकल टू ए प्लस बी लिखे थे ना। लेकिन उसी तरह से देखो, यहाँ पर ए है और यहाँ पर कितना है? ए प्लस डेल्टा ए है। तो जिस तरह से यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए प्लस बी है, उसी तरह से यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए प्लस डेल्टा ए है। तो जैसे बी का डायरेक्शन मिलेगा वैसे ही तो डेल्टा ए का डायरेक्शन मिलेगा। अब बी का डायरेक्शन तो साफ साफ देख रहे हो, ए के हेड पर बी का टेल, और ए प्लस बी के हेड से हेड कौन साइड कर रहा है, और बी का डायरेक्शन वही मिल रहा है। चलो हम मिटा देते हैं और तुम बताओ हमें कि बी का डायरेक्शन क्या होगा। बोलो, बोल के बताओ। कैसे बताओगे? ऐसे ही बताओगे कि सर बी का टेल, बी का टेल ए के हेड पर रख दीजिए और ए प्लस बी के हेड से हेड को कंसाइड करवा दीजिए, तो बी वेक्टर का डायरेक्शन निकल जाएगा। सिमिलरली हमें यहाँ पर बताओ, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर ए प्लस डेल्टा ए है। अगर डेल्टा ए का डायरेक्शन तुमसे पूछे तो क्या कहोगे? यही ना कहोगे कि सर डेल्टा ए का टेल जो है ना वह ए के हेड पर रख दीजिए, ए प्लस डेल्टा ए के हेड से हेड कॉन्साइड करवा दीजिए और यही हो जाएगा डेल्टा ए का डायरेक्शन। सेम टू सेम, क्लियर है? तो जब ये वेक्टर को ऐसे रोटेट कर दिए हो तो जो वेक्टर चेंज हुआ वह यही वाला चेंज है। इसी का हम मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं, है ना। चलो इसका मॉड, जैसे ही मॉड लेते हैं वेक्टर का साइन हटा देते हैं तो डेल्टा ए लिख देते हैं। ऐसे हमें डेल्टा ए निकालना है, ये थीटा दिया हुआ है। कैसे निकालोगे? याद रखो, अगर दो साइड और एक एंगल दिया हो, दो साइड और एक एंगल दिया हो, तीसरा साइड निकालना हो तो याद करना कोसाइन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को। कोसाइन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल दिमाग में एकदम फिक्स करो कि जब दो साइड और एक एंगल दिया हो और थर्ड साइड हमें निकालने की ज़रूरत पड़ जाए तो हम कोसाइन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल ही यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल का ए वाला साइड दिया हुआ ए, इसका भी ए है, ये डेल्टा ए है, ए निकालना है। ए एंगल दिया हो, दो साइड दिया हुआ है, हम क्या कर ले? कोसाइन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल लगा दे। चलो लगा देते हैं, डायरेक्शन तो समझ में आ गया है तो ये डायरेक्शन हम मिटा देते हैं और इसमें हम कोसाइन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल लगा करके डेल्टा ए का वैल्यू निकालते हैं। चलो ये बताओ कॉस थीटा क्या, कैसे याद रखने के लिए बोले थे? एडजेसेंट साइड को स्क्वायर करके ऐड करना है, इस एंगल के सामने के साइड को स्क्वायर करके माइनस करना है, बाई 2 इंटू एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट कर देना है। आई बात समझ में? चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डेल्टा ए निकालना है, मल्टीप्लाई करो इसको, इधर 2a स्क्वायर हो गया ना, मल्टीप्लाई करो 2a स्क्वायर कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना? 2a स्क्वायर माइनस डेल्टा ए स्क्वायर। निकालना क्या है आपको? डेल्टा ए। इसको हम इस साइड में रख लेते हैं, इधर माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसको उस साइड में ले जाते हैं, इधर प्लस है तो उधर
माइनस हो जाएगा। तो बताओ क्या लिखे, डेल्टा ए का स्क्वायर, इस टर्म को उधर ले जाओ, 2a² माइनस 2a² कॉस थीटा होगा ना। चलिए अब ये बताओ ये दोनों में क्या कॉमन है, 2a² 1 माइनस कॉस थीटा, और ये डेल्टा ए का स्क्वायर हो गया, डेल्टा ए का स्क्वायर जो हो गया 2a² 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला कुछ होता है। हाँ, आपको तो नहीं याद होगा या नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, आप यहाँ से फार्मूला याद रखोगे। 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब ये बताओ 1 माइनस, ये फार्मूला हो गया है ना, फार्मूला को आप फार्मूला करके इस साइड में लिखते जाना है ना। चलिए तो 1 माइनस कॉस थीटा का बताओ फार्मूला क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है, लेकिन हमें तो डेल्टा ए निकालना है, ये तो स्क्वायर है। ठीक है, तो रूट करना पड़ेगा ना, इधर रूट हो जाएगा। अब देखो 2 भी 2 टाइम है, ए भी 2 टाइम है, और साइन स्क्वायर भी 2 टाइम है, सब तो 2 है। रूट निकालोगे तो एक बार बचेगा ना। तो बताओ कितना हो गया, 2a साइन थीटा बाई 2। ठीक है, इस फार्मूला को भी याद रखना, जब भी वेक्टर चेंज हो रहा है डायरेक्शन चेंज होने के कारण, जब भी वेक्टर चेंज हो रहा है डायरेक्शन चेंज होने के कारण, तो चेंज इन वेक्टर का फार्मूला होगा 2a साइन थीटा बाई 2। क्लियर है ना, चेंज इन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वह 2a साइन थीटा बाई 2 होगा। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसका एप्लीकेशन करके आपको समझाते हैं। क्लियर ना, चलिए तो इसका एप्लीकेशन करके हम समझा दें। देखो ना यहाँ पर समझाते हैं, यहीं पर एक समझाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर कोई पार्टिकल जा रहा है v वेलोसिटी से, कितने वेलोसिटी से, v से, और ये टर्न कर गया थीटा एंगल बनाते हुए, कितना एंगल बनाते हुए, थीटा हुआ, और स्पीड चेंज नहीं हुआ, स्पीड नहीं चेंज हुआ, मतलब वेलोसिटी का मॉड लेते हो तो स्पीड बोलते हैं ना, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किए, लेकिन क्या वेलोसिटी चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हो गया ना। अरे डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, अगर डायरेक्शन भी चेंज हो गया तो वेक्टर चेंज कर जाएगा। तो तुमसे कह रहा है कि एक पार्टिकल जा रहा था, थीटा एंगल से टर्न कर गया, बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा। तो देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुआ है, सिर्फ क्या चेंज हो गया है, डायरेक्शन। तो बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितना लिखना पड़ेगा, 2v साइन थीटा बाई 2। आ रही बात समझ में, क्लियर है। चलिए और भी एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। चलो एक एग्जाम्पल और समझते हैं, इसको याद रखना है सब, है ना, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लो एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, स्पीड क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो क्या कहते हैं उसको, स्पीड कहते हैं, है ना, वो कांस्टेंट है। लेकिन जानते हो अगर कोई कर्व पाथ पर पार्टिकल मूव करता है तो उसका वेलोसिटी हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। जैसे मान लो एक स्ट्रिंग में धागा में बांध दिए पत्थर, घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, बताओ वो स्टोन घूम रहा है, उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर क्यों रहे, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। कैसे कैसे समझ रहे हो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो ऐसा करो ना कि घुमाते 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 स्ट्रिंग को काट दो, किधर भागता है, एकदम टेंजेंशियली भागता है, इसका मतलब उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर था, टेंजेंशियल डायरेक्शन में था, है ना। तो याद भी रख लो कि कभी भी कोई पार्टिकल कर्व पाथ पर मूव करता है तो उसका वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। क्लियर है ना। चलिए तो यहाँ पर v हो गया
अब चलो यहाँ पर आ गया पार्टिकल, कितना एंगल बना लिया ये बताओ। भी है और मैग्नीट्यूड तो भी ही है, मान लो ये सेंटर पर 60 डिग्री एंगल बना लिया। अब तुमसे कहते हैं बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ। बताओ यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड तो भी का भी करा, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज कर गया है। अच्छा कितने एंगल से चेंज किया है, तो 60 डिग्री से। तो बताओ अगर डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेक्टर चेंज करता है तो चेंज इन वेक्टर का फार्मूला तो बताया है ना, कितना 2a sin θ/2। बताओ कितना लिख दोगे, 2b sin θ कितना है जी यहाँ पर 60/2। ये हो गया 2b sin 30 डिग्री, है ना। और sin 30 का वैल्यू बताओ तो कितना होता है, बोलो। sin 30 का वैल्यू नहीं याद है, कितना होता है 1/2। कैंसिल हो गया, कितना हो गया चेंज इन वेलोसिटी भी। आई बात समझ में। तो इसको याद रखना है कि कहीं भी वेक्टर चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होने के कारण मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, और चेंज इन डायरेक्शन अगर वेक्टर चाहिए तो उसका वैल्यू होता है 2a sin θ/2। आई बात समझ में, क्लियर है। आगे बढ़ें तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। ट्रायंगल लॉ नेक्स्ट क्लास में ट्रायंगल लॉ को ही आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल दिया हुआ है तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। क्लियर है। चलिए आज इतना ही, थैंक यू।